प्रश्न नंबर 1 दिया है 1 सही 3/16, ठीक है। कहा है उसके और उसके व्युत्क्रम का अंतर, मतलब ये जो संख्या दी गई है इसका और इसके व्युत्क्रम अर्थात रेसिप्रोकल का अंतर क्या होगा। जब भी कोई फ्रैक्शन दिया जाए a बटा b, तो इसका जो रेसिप्रोकल अर्थात व्युत्क्रम होता है वह व्युत्क्रम b बटा a होता है, ठीक है। b बटा क्या होता है, a होता है। आपको जैसे नंबर दिया है तो 16 के 16, 16 3 19/16 लिख सकते हैं। ये आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन है। इसका जो व्युत्क्रम बनेगा वह 16/19 बनेगा, 16/19 बनेगा। अब आप अगर अंतर निकालना चाहते हैं, डिफरेंस फाइंड करना चाहते हैं, तो डिफरेंस फाइंड करने का या कभी छोटा बड़ा डिफाइन करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें। इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, ठीक है। जब क्रॉस करेंगे 9 का 19 का 19 से गुणा करेंगे तो 361 होता है 19 का वर्ग, ठीक है। 19 का वर्ग क्या होता है, 361। और उसी तरह से अगर हम 16 का 16 से गुणा करते हैं तो 16 का वर्ग 256 होता है। डिवाइड बाई अगर मैं 16 गुणे 19 करता हूं तो 16 9 144, कैरी आपका 14 होगा। 16 1 के 16, 14 कितना होता है, 30 होता है। 304 हुआ नीचे, करेक्ट। घटाएं 11 से 6 5 होता है, 5 से 5 0, 3 से 2, 105/304 है, जो कि राइट सोल्यूशन यहां पर आपके सामने है सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन इसको नोट कर लीजिएगा, करेक्ट सोल्यूशन है। बढ़िया क्वेश्चन है जी। मैं अब यही करा रहा हूं, अब अच्छे से सारे प्रश्नों को आप लोग करिए। मिसलेनियस सेशन को ज्यादा हम प्रायोरिटी देंगे, लेकिन अगर आप जैसे अभी मैं फिर आपको बार बार बोल रहा हूं, प्रोबेबिलिटी सांख्यिकी का हिस्सा, सांख्यिकी को लेकर के एक वीडियो मैंने जैसे कल आपको एक वीडियो दिया था, इंपॉर्टेंट था आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, काफी कुछ आपने सीखा होगा। तो जो मैं पुराने वीडियो भी अगर आपको दूं तो आपके काम के ही रहेंगे। मैं ऐसे अननेसेसरी टाइम बर्बाद आपका नहीं कराऊंगा। जब भी मैं आपको कुछ कंटेंट दूंगा तो जेन्युइन होगा, रिलेवेंट होगा, आपके समय का होगा, ठीक है जी। आगे चलिए, इसको देखिएगा। ये आपका इंडिसेस का क्वेश्चन है। a बटा b की पावर कितना लिखा है बताएं, x - 1 है, बराबर अगर यहां पर लिखा है b बटा a की पावर x - 3 है। x का मान हम लोगों को बताना है कि x का मान क्या होगा। कैसे करा जाएगा बताइए, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। इस तरह के जब भी प्रश्न होते हैं, आपने लिखा अगर a की पावर m बराबर a की पावर n, बेसिस अगर सेम है, बेसिस अगर इक्वल है तो पावर भी इक्वल होता है, m बराबर n होता है, ठीक है। पावर भी इक्वल होता है, अगर बेसिस सेम है तो पावर इक्वल। यहां पर हमसे जब x का मान पूछा है और x पावर में ही है तो बिना इक्वल करे तो पॉसिबल ही नहीं था कि हम लोग कर पाए। तो इक्वल करने के लिए हमें बेस को इक्वल करना जरूरी है। हम कैसे इक्वल कर पाएंगे बताइए, इक्वल तभी हो पाएगा, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर a बटा b है, यहाँ b बटा a है तो टर्म वही, लेकिन बस ऊपर नीचे यहाँ पर अपोजिट है। जैसे a बटा b है और b बटा a है, तो हमें पहले, अगर कभी आपने इस तरह से पढ़ा है कि x की पावर अगर हमारे पास m है, हम इसको 1/x की पावर n कर सकते हैं। मतलब आपने अगर देखा कि ऊपर पॉजिटिव पावर था तो नीचे जाके नेगेटिव हो गया। जब हम फ्रैक्शन का नंबर का रेसिप्रोकल करते हैं तो पावर अपनी साइन बदल देता है। पावर अपनी साइन, देखिए उत्तर आप में से बहुत सारे लोग बता रहे हैं, हम दोनों में से किसी एक की बदल दें। जैसे अगर हम यहीं पर लिख दें, जैसे लिखा है a बटा b की पावर x - 1, तो इसको आप लिख सकते हैं a बटा b, उल्टा किया हमने और करते ही यह जो x - 3 है -x+3 हो जाएगा, -x+3 हो जाएगा, करेक्ट। अब आप इसमें देख रहे हैं कि यहां पर बेसिस हो गई बराबर। अब पावर को कर लो इक्वल, x - 1 बराबर -x+3, इसको इधर कर दे तो 2x हो जाएगा और इसको उधर कर दे तो 4 होगा। तो यहां से 2 से 2 4 कटेगा तो x बराबर कितना होगा, 2। आप में से देखिए बी ऑप्शन सभी हमें लगातार बताएं, 2 राइट सोल्यूशन 2 है। बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिएगा। मैथ 9 से 10 की क्लास भी करा रहे हैं, अभी 8 बजे से क्लास होगी तोमर सर की, अपने मेन चैनल टारगेट विद आलोक पर आप देखेंगे तोमर सर अभी थोड़ी देर बाद क्लास लेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, ठीक है, क्या थे, कुछ सेब थे। आप लोग बहुत चिंतित थे अरिथमेटिक के प्रश्नों को लेकर के, परेशान मत होइए, सारी चीजें करा दे रहे हैं, इसको कंफर्म करिए। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेचता है और उसके पास अभी भी 420 सेब हैं। जैसे मान लीजिए किसी के पास कोई एक आंकड़ा है, तो आंकड़ा उसके पास हमेशा किसी भी तरह का, चाहे वो संख्या, चाहे उसकी इनकम, चाहे कोई वस्तु, चाहे आय, कुछ भी हो, हमेशा 100% होती है। 100% में अगर 40%, जैसे इसने कहा है कि एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, जो थे उनको 100% मान लीजिए, 40% सेब बेच देता है, 40% सेब बेचता है, तो तय है, जैसे हमने कहा कि मैं अपनी इनकम का 40% खर्च करता हूं, तो बोलो कितना बचाता हूं, 60%। 60% उसकी हमारी बचत होती है, ये तय है।
उसके पास अभी भी 420 सेब बचे हैं, 420 सेब शेष हैं। तो यहां पर शेष कितना है 60%, तो 60% का मान बोलो कितना दिया है 420, करेक्ट। अब आपसे पूछा उसके पास प्रारंभ में सेब कितने थे, जो कि 100% है, तो 100% का मान बताना है। ये देखो काट देते हैं, क्या लिखा जाएगा बताइए, 20 तिया 60, 20 पंचे 100, 3 से काटा, 3 से इसको काटिए 14, 14 पंचे 70, 700 सेब स्टार्टिंग में थे, 700 सेब उसके पास स्टार्टिंग में थे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। इसको देखिए, मैं आप लोगों को ये भी मैं कंफर्म कर दे रहा हूं, आप ऐसे भी कर सकते थे। कैसे? जैसे हम कहते हैं कि 40% सेब उसके पास बचता है, 40% सेब उसके पास बचता है, तो 40% मतलब क्या होता है बताएं, 2/5 होता है। 40% मतलब 2/5 होता है। 5 अगर टोटल है तो 2 उसके पास देखो बेचता है, सॉरी नॉट बचता है, बेचता है। 5 में 2 बेचता है, तो 5 में 2 बेच दिया तो बताया बचा कितना उसके पास 3, और यह 3 की संख्या आपको 420 दिया था, तो 5 ही टोटल था। 5 का मान आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, आप यहां से भी तुलना करेंगे, सेम वही कैलकुलेशन होगा। 700 सेब तब भी आपके पास यहां पर टोटल थे, ये पता चल जाएगा। बहुत बढ़िया आपने बताया। हाँ कराएंगे लौकुश, कराएंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अभी जो अब चीजें चल रही हैं प्लीज इस पर फोकस करिए, इन लोग की भी जरूरत है, और जरूरत यहाँ पर पूर्ण करना हमारी जिम्मेदारी है। और सच बताऊं कि एग्जाम तक आपको मैं कंप्लीट प्रिपरेशन करा दूंगा, आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा, ठीक। एक भिन्न, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ध्यान से मेरी बात को जो समझ पाए बताइएगा। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा, अगर यह प्रश्न आप कर पाते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी। एक भिन्न है जिसका 1/27 से वही अनुपात है, जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो कि 3/11 का 5/9 के 9 से है, वह बराबर किसके है बताना है आपको, ठीक है। एक कोई भिन्न है, भिन्न मान लो a/b है। देखो दो तरीके से इसको कर सकते हो, अगर भिन्न ही लेकर चलना है तो भिन्न लेकर चल सकते हो, नहीं तो थोड़ा चाहो चीजें आसान भी हो सकती है। हालांकि भिन्न से भी लेकर चलने में कोई दिक्कत नहीं है। a/b एक भिन्न है, इसका 1/27 से वही अनुपात है जो कि 3/11 का 5/9 से है। ये देखिए मैंने बना दिया, एक भिन्न, भिन्न को मैंने क्या लिखा a/b, इसका 1/27 से वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से है। बताइए वह किसके बराबर है, अर्थात उस भिन्न का मान बताओ। मैंने तो बना दिया यहां पर। अब चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके भिन्न को नॉर्मल सिचुएशन में लाओ, या यहीं से कर सकते हो, इतना बड़ा इशू नहीं है। नियम यह होता है कि जब दो अनुपात बराबर होते हैं तो उनके बाह्य पदों का गुणनफल आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर हो जाता है। देखिए हमें बताया अव्यान की दुनिया ने 1/55 है, एकदम सही है। फिलहाल इसको देखिए कैसे किया जाएगा, a/b गुणे 5/9, ठीक है, बराबर 1/27 गुणे 3/11। आप इसको देखिएगा, यहां से अगर मैं a/b का मान निकालना चाहूंगा, a/b का, तो ये आपका जाके उधर कैसे होगा पता है, 9 ऊपर जाएगा 5 नीचे आएगा, 9 ऊपर जाएगा। देखिए लिख दीजिए जैसे लिखा है 1/27 3/11, 9 ऊपर गया 5 नीचे आया। अब आप क्रॉस जितना भी पॉसिबल हो काट पीट दीजिए। कैसे क्या क्या कट रहा है ध्यान दीजिएगा, 9 तारीख 27, 27 से खत्म, ऊपर 1 नीचे 55, 11 पचे 55, 1/55 अगर बताया है आप में से किसी ने तो आपका उत्तर सही है, ये जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया गया है। 1/55 इज द राइट सोल्यूशन, इस प्रश्न का करेक्ट हल माना जाएगा, एकदम सही है। तो चौथे प्रश्न का राइट सोल्यूशन 1/55 है, करेक्ट नोट कर लीजिए, उतार लीजिए, इस प्रश्न के लिए सही सोल्यूशन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि साधारण ब्याज हम सब जानते हैं कि अपने पास जब भी कभी कोई धन दिया हो, मूलधन जिसे कहते हैं, ब्याज की दर दिया हो R% पर एनम है, एक निश्चित समय दिया हो जिसे आप टी कहते हैं या एन कहते हैं, ठीक है, या टी कह दीजिए या एन कह दीजिए। अब इस समय कहा जाए कि अगर हम इसकी दर को 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दें तो इसने हमसे कहा कि जो वार्षिक आय है 1250 रुपए बढ़ जाती है, ठीक है। दरअसल साधारण ब्याज के लिए हम लोग जब कैलकुलेशन करते हैं तो हम यह पैटर्न आपको हमेशा अपने जो बेसिक से स्कूल में से पढ़ा ही है। हाँ क्या पढ़ा है बताइए, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। लेकिन हमेशा मैंने आपको जब पढ़ाया, अगर आप मेरे से पढ़े होंगे तो मैंने हमेशा कहा कि साधारण ब्याज के लिए दो चीजों का आपको नॉलेज होना जरूरी है। एक तो इस चीज का कि दर क्या है, और दर और समय को जब हम मिला देते हैं, रेशियो बना देते हैं। दरअसल दर जब भी आप भिन्न में लिखोगे
तो जो r% है क्या हो जाता है, r/100 हो जाता है। भिन्न को हटाना, परसेंट को हटाना मतलब 100 से भाग करना, और हम t से गुणा कर दें तो यह जो मान आता है RT/100, यह यही सब कुछ होता है। जब भी आपको साधारण ब्याज करना हो, प्रश्न करना हो, एक ही सूत्र साधारण ब्याज में काम करता है। अगर जो मेरी क्लास पढ़े होंगे जानते होंगे, यहां पर ऊपर दर और समय को मिला दो, नीचे 100 कर दो या तुलना कर दो, ऊपर का मान SI होगा और नीचे का मान मूलधन। यही तुलना ही सभी प्रकार के प्रश्न को हल करा देता है। अब जैसे इसने हमसे कहा है, और एक बात जानते हैं हम लोग कि साधारण ब्याज प्रतिवर्ष समान रहता है, कोई चेंज नहीं होता। जो पहले साल का साधारण ब्याज वही दूसरा, वही तीसरा, वही चौथा, ऐसे साधारण ब्याज बढ़ता रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर कोई दर 10% से बढ़कर 12.5% हो जाती है, समय तो दिया नहीं है, समय को हम यह डिफाइन कर लेते हैं दोनों में बराबर बराबर, तो जो फर्क है वो कितने का है, वो 2.5% का है। कितने का, 2.5%। अगर मान लो जैसे कभी कभी जिद हो जाती है, लोग एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, कहते हैं कि यार जैसे मान लो बैंक में आप गए खाता खुलवाने, या आपने किसी को उधार दिया, तो उसने कहा कि भैया 10% ब्याज दूंगा। हमने कहा यार 10 मत देना, 12.5 देना। कितना देना, 12.5। 12.5 होने का मतलब 2.5% बढ़ना, और 2.5% बढ़ना मतलब यहां पर कितना बताया, 1250। अब यहां से 2.5% को अगर हम 1250 करके 100% का मान निकाल लें तो आराम से हो जाएगा। नहीं समझ में आता है तो आपको कुछ बातें कंफर्म हो, जैसे कुछ परसेंटेज के भिन्न क्लियर होने चाहिए। 5% जानते हैं सब लोग ना, हाँ 1/20 होता है, सुना है कि नहीं, बिल्कुल करा ही होगा बहुत बार। 5 का आधा ही तो होता है 2.5, होता है कि नहीं, होता है। इसका आधा कर दो 1/40 होगा, आप इसका आधा कर दो 1/40 होगा। 1/40 में एक को कह दो 1250 है, क्योंकि यही तो वृद्धि है, और यह आपका धन रहा होगा, मूलधन रहा होगा। तो आप यहां पर लिखो क्या, 1 बराबर 1250, निकालना 40 का मान है। 1 का मान अगर इतना है तो 40 का मान मतलब 1250 गुणे 40 कर दो, 2 जीरो पहले बढ़ जाएगा, 125 गुणे 4 कर दें तो 500 होता है। 500 मतलब 50,000 इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन होगा, जो बी ऑप्शन में आपको दिया है। ठीक है, बी ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। जी जी, आएगा आएगा विदुषी, बढ़िया, अच्छे से पढ़िए आप लोग, मेहनत करिए। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन हाँ कराना है, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ये प्रश्न मैंने ऑलरेडी करा रखा है, लेकिन रिपीटेड अगर भी है तो भी आपको करना चाहिए इस प्रश्न को। एक वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है बताइए। ये वृत्त है तो वृत्त के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, आप सबने पढ़ा है, जानते हैं सब लोग। इसका सेंटर होता है, रेडियस होता है, डायमीटर होता है, डबल रेडियस डायमीटर होता है। ए लेंथ आपकी क्या होती बताएं, यही परिधि होती है। जो बाउंड्री की लेंथ होती है वही परिधि होती है। जैसे सर्कल में परिधि है, वैसे अन्य फिगर में, अन्य फिगर जैसे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, तो उसमें जो परिमाप होता है सेम टू सेम लेंथ हो। जैसे मान लीजिए कभी कभी कोई तार लेकर के हम घुमा के मोड़ के रखें तो सर्कल फॉर्म फ्रेम करते हैं, और उसी को अगर हम फ्रेम कर देते हैं स्ट्रक्चर में तो स्क्वायर फ्रेम हो जाता है। ठीक है, परिधि और परिमाप एक जैसा नेचर प्रोवाइड करता है। जो सर्कल में सर्कुलर ऐसे बाउंड्री बन जाती है वही उसकी परिधि कहलाती है, वही बाकी फिगर में परिमाप कहलाता है। अब इसने प्रश्न में कहा है कि एक वृत्त की जो परिधि है, एक वर्ग की परिधि लिखा है, जबकि यहां परिमाप लिखना चाहिए। ठीक है, परिमाप के बराबर है, इसकी परिधि इसके परिमाप के बराबर है। उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कोई बता दे हमें फटाफट। सबसे पहले इसकी परिधि बताओ क्या होती है, परिधि होती है 2πr, और इसका पाई आर क्यों, क्योंकि यहां पर रेडियस है r। अगर इसकी भुजाएं आप a ले रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि वर्ग है, वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर, जिसका परिमाप होगा 4a, होगा ना, परिमाप होगा 4a। अब इसने हमसे कहा क्योंकि परिधि बराबर परिमाप दिया है, परिधि बराबर क्या दिया है, परिमाप दिया है, तो आप क्या लिख सकते हैं, अर्थात c बराबर p लिखा है, c बराबर p, तो हम c का मान देखो कैसे लिखते हैं, c बराबर 2πr है, बराबर 4a है, 2 दूना 4 होता है। ठीक है, r बटा a, इसको बुला लिया 2/π हो गया। मतलब त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या अगर 2 है तो इसकी भुजा पाई है। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या अगर 2 है तो इसकी भुजा क्या है, पाई है। अब कह रहा हूं उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बता दो। तो क्षेत्रफल देखिए कैसे निकलता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। आप सबको पता होना चाहिए कि एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और इसका एरिया क्या होता है 4a वर्ग, क्या होता है a वर्ग। तो पाई आर वर्ग, आर वर्ग मतलब इसका आर कितना दिया है बताओ, आर 2 दिया है, 2 का वर्ग, और रेशियो
इसकी भुजा कितनी है, a वर्ग। अब भुजा क्या है, पाई, पाई का वर्ग कर दीजिए, ठीक है, पाई का वर्ग कर दीजिए ना। आप समझ रहे होंगे सारी बातें। मैंने कहा ना कि रेडियस आपकी अगर 2 आई है तो इसकी भुजा कितनी आई है, पाई आई है। तो 2 का वर्ग कर दिया, 2 पाई आर स्क्वायर कर दिया, पाई इंटू 2 का वर्ग कर दिया, और यहां पर पाई का स्क्वायर कर दिया। एक पाई तो ऐसे ही चला जाएगा, चला गया। यहां बचा 4, यहां बचा 22/7, क्योंकि पाई का मान क्या होता है, 22/7। 2 दूना 4 होता है, 2 ग्राम में 22 होता है। 7 दूना 14 होगा, 14:11 होगा। बढ़िया प्रश्न है, 14:11। सी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन है। 14:11 गलत कर रहे हैं आप लोग अगर 11/7। वो हमसे क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है, पढ़िए तो उनके क्षेत्रफलों का। और ये भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है, पहले किस फिगर का नाम ले रहा है, सर्कल का। गलती से कभी कभी हम 11-14 लिख देते, हो सकता है ऑप्शन में तो नहीं दिया है लेकिन फिर भी डाउट आ जाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया देखिए बताया आपने दीपक ने कि r/a 2/पाई है। तो जो वृत्त की रेडियस अगर हम 2 मानकर चलेंगे तो उसकी वर्ग की भुजा आपकी पाई हो जाएगी। तो राइट सोल्यूशन यहां पर कितना हो रहा बताएं, 14:11 है। 7वां देखिएगा, एक घन का आयतन सेंटीमीटर में कितना है जिसका विकर्ण 4√3 सेंटीमीटर। बर्बल आप लोग बता सकते हैं। घन ए है, आप देख पा रहे हैं, क्यूब जिसको कहते हैं हम लोग, ए है घन ना, ये घन है। घन में सभी भुजाएं क्या होती हैं बताएं, बराबर होती हैं। सभी भुजाएं घन में बराबर होती हैं। घन का आयतन हमसे पूछ रहा है जिसका विकर्ण हमको दिया है। घन का विकर्ण कोई बता दे, अगर सभी भुजाएं आपको पता है तो विकर्ण क्या होता है। घन के बारे में सब जान लो, क्या जरूरी है, वैसे फिलहाल आपको पता है, मैंने बताया है आप लोगों को जी। यहां पर आप ध्यान से समझिएगा कि अगर हम लोग यहां पर घन की भुजा साइड को अगर हम a मान रहे हैं, ठीक है, तो पहली चीज तो आप यहां पर इसका क्या कर दो, सरफेस एरिया। जरूरत नहीं है फिलहाल, लिख लो, लेकिन सरफेस एरिया 2 प्रकार की निकलती है। एक तो लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a वर्ग होता है। टोटल सरफेस एरिया 6a वर्ग होता है। वॉल्यूम इसका a क्यूब होता है। विकर्ण इसका, विकर्ण इसका क्या होता है, √3 इंटू ए। √3 इंटू ए हमको विकर्ण दिया है, तो √3 इंटू ए दिया है कितना, 4√3। ए कैंसिल हुआ तो ए का मान कितना हुआ बताएं, 4। अगर ए का मान 4 हुआ तो वॉल्यूम अर्थात आयतन कितना होगा, आयतन होगा 4 का होल क्यूब। मतलब 4 का क्यूब कितना होता है, 64। 4 चौके 16 चौके 64, 64 है। हाँ, बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है, 64। बहुत बढ़िया, दीपक, एम्स क्लासेस, संतोष, पवन, एम्स, आशीष, अनीस, सभी का उत्तर करेक्ट है। राइट सोल्यूशन आपका 64 है, 64 है। इस प्रश्न का उत्तर दे। एक प्रश्न आज मतलब आए तो सारे हैं, पीवाईक्यू बेस्ड हैं, आप लोग देख लीजिएगा। इसको कौन कौन बता रहा है जल्दी से बताइए सभी लोग। x क्यूब +1 माइनस x -1 कह रहा है के गुणनखंडों में से एक है, इनमें से कौन उसका गुणनखंड है, कौन कौन बताएगा। सबसे पहले देखो यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, गुणनखंड कौन होता है, जो दिए गए समीकरण अर्थात इस पॉलिनोमियल को जो कंबाइन फ्रेम में है इसको फैक्टराइज कर सके। जैसे अगर मैं कहीं x² -1 लिखूं तो इसका 2 गुणनखंड बनेगा, x -1 और x +1, क्योंकि दोनों इसके फैक्टर हैं, दोनों इसको डिवाइड कर सकते हैं। उसी प्रकार से ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों को प्रॉपरली डिवाइड कर सके, आप लोग अच्छे से बताइए। सर्कल वाला साइड अभी बता देते हैं चंदन, इसको अच्छे से ध्यान से देखिएगा। यहां से एक बात समझ लो, आपको पता है कि जो x³ +1 लिखा है आप इसको किस फ्रेम में लिख सकते पता है, a³ + b³ जो होता है a + b a² - ab + b²। ये पैटर्न होता है इसका। और इसी एक फार्मूला और होता है, हालांकि यहां नहीं है लेकिन जाने रहिएगा, a³ - b³ बराबर यहीं पर a - b कर दो, a² + ab + b² कर दो। ठीक है, ये 2 फार्मूले याद रखना है, जरूरत दोनों की पड़ती है आपको एग्जाम में। इसको हम लिख क्या सकते हैं, इसको x +1, भाई हम ऐसे लिख दे, ये 1 है नहीं है, 1 का क्यूब है, ऐसे x का क्यूब है तो x +1 लिख दिया। दूसरे ब्रैकेट में x², भाई यहां पर हम a वाले पैटर्न पर जा रहे हैं, माइनस लिखेंगे ab मतलब x × 1, x +1। दूसरी तरफ यहां -x -1 है, x -1 है ना। तो अब यहां से अगर हम इसको सोचे भी कि कुछ निकाल लें तो पॉसिबल तो हो नहीं पा रहा है। ठीक है, पॉसिबल कहां हो पा रहा है, x -1 आप निकाल सकते हैं क्या, ना तो यहां से कुछ निकाल पा रहे ना यहां से कुछ निकाल पा रहे हैं। जब नहीं निकाल पा रहे हैं तो इसमें कोई इसका फैक्टर बन रहा है। अब आपके मन में चल रहा हो कि x +1 बिल्कुल नहीं है,
ना तो ए है ना तो ए है, कोई भी इसका फैक्टर नहीं है, ई ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन नहीं होगा। जो ई लगाया होगा वो सही होगा उसका। यहां पर इसका कोई भी ऑप्शन नहीं है, इस प्रश्न के लिए कोई भी उत्तर सही नहीं है जी। बिल्कुल ले रहा हूं अनीस, ये सब काम करेगा, मतलब 1 से 5 में डेली थंबनेल में देता हूं कि आपके लिए उपयोगी है सेशन, ठीक है। मैं ले रहा हूं क्लासेस को, अच्छे से इसको कंफर्म करिए। इसमें पहले तो आप बताओ कि ई होगा डी नहीं होगा, छोटी छोटी गलतियां मत करिए। आप साफ साफ देख रहे हैं कहां x-1 दोनों में कॉमन हो रहा है, x+1 है, यहाँ x-1 है, निकलेगा ही नहीं। अगर हम कुछ भी सोचे कॉमन की स्थिति नहीं बन रही है तो आप दिमाग से निकाल दो, यहां पर कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है इसके लिए। 8वें प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका ई ऑप्शन होगा, ई ऑप्शन लगाइए, समझ रहे हैं। लीजिए, ये तो आप लोग ओरल बता सकते हैं कि इसका मूल क्या है। पहले तो यह समीकरण क्या है, यह एक आपका सीधा सीधा, अगर हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। ऐसा इक्वेशन जो ये ax² + bx + c = कल ही मैंने आपको कराया था, कल ही वीडियो मैंने इसका प्रोवाइड किया था। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण हिंदी में कहते हैं ना, द्विघात समीकरण। जिसकी डिग्री 2 हो वह द्विघात है। ऐसे किसी भी द्विघात समीकरण के हमेशा 2 ही सोल्यूशन प्राप्त होते हैं, 2 ही सोल्यूशन आते हैं। अब जैसे लिखा है x² - 4 = 0, तो आप इसको लिख सकते हैं x का होल वर्ग - 2 का होल वर्ग, यह बन गया a² - b², a² - b²। एक बनेगा a - b, एक बनेगा a + b, a - b, a + b। यहां पर लिखिए x - 2, यहां पर लिखिए x + 2 बराबर कितना 0। एक लिखो x - 2 = 0, एक लिखिए x + 2 = 0। मतलब एक बार आप इसको लीजिए तो ये उधर जाके 0 हो जाएगा, इसको लेंगे तो उधर जाके 0 हो जाएगा। x का मान 2 आएगा, x का मान -2 आएगा। दोनों मान इसके उत्तर होंगे, +2 और -2 दोनों इसके राइट सोल्यूशन होंगे। आप सभी लोग यहाँ पर इस प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन भी सेट कर सकते हो, दूसरा, तो इसका मतलब आप डी ऑप्शन पर जाके अपने उत्तर को सेलेक्ट करिए। अगर डी आप बता रहे हैं तो बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन एकदम राइट सोल्यूशन है। बहुत बढ़िया, जितने लोग डी बताए हैं 9th का सही करेक्ट आंसर आपके सामने है, बहुत अच्छे से आपने बताया, ठीक है, अच्छा है, समझ में आई बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। ये आपका एक समीकरण है जिसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कह सकते हैं, 2 चरों पर आधारित रैखिक समीकरण है। लिखा क्या है बताओ, 3x + y, सब प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है जो पुराने प्रश्न पत्र में आ चुके हैं, जो पहली बार नहीं आप फेस कर रहे हैं, इसको आपने देखा एग्जाम में, ये सारे प्रश्न आए हुए हैं, आप ऐसे प्रश्नों को फेस कर रहे हैं। 3x + y = 5 दिया है, x - y = 3 दिया है, आपसे x और y का मान पूछा गया है। कितने लोग यहां पर बता सकते हैं? चंदन कोई प्रश्न पूछ रहे हैं, चंदन प्लीज कमेंट करिए, मैं देखता हूं। हाँ, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 चरों पर आधारित रैखिक समीकरण का भी मैं एक वीडियो आपको दे दूंगा। जैसे मैंने कल आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वीडियो दिया था, उसका पूरा ब्रीफ मुझे लगता है कि अगर आपने कल चैनल पे देखा होगा तो सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। वैसे ही 2 चरों पे आधारित रैखिक समीकरण की सारी प्रॉपर्टी पर बेस्ड मैंने एक सेशन लिया है, मैं उसका एक वीडियो आपको दूंगा जिससे आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं। अभी इसको सॉल्व अगर करना है तो क्या प्रक्रिया हो सकती है, आप इसको समझिएगा। इसको सॉल्व करने के कई मेथड होते हैं, एलिमिनेशन मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, अच्छे से आप लोग क्लियर कर लीजिएगा जी। अब यहां पर सबसे पहले देख रहे हैं कि दोनों में y है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, y खत्म कर दो। जब खत्म कर दिया तो 4x होगा और 5 3 कितना होगा 8 होगा, x = 4 से इसको डिवाइड कर दे 2 होगा, x का मान 2 हो गया। x को उठा के कहीं पुट कर दो, पहले में या दूसरे में, 2 - y = 3 हो गया, y = 2 - 3 होगा, अर्थात y का मान कितना होगा बताएं, -1 होगा। y का मान कितना होगा -1, तो x का मान 2 हो गया और y का मान कितना हो गया -1 हो गया। देखो कभी कभी समीकरण हल करते समय ये सब मेथड काम नहीं आता है, बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, जिसको अप्लाई करना उतना इजी नहीं रहता है। ऐसी स्थितियों में हम लोग को क्या करना चाहिए, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखना चाहिए। जैसे अगर आप यहां पर x का मान 2 पुट कर दो, दोनों में देखिए, जैसे पहले 2 रखें, y का मान -+1 हो जाएगा, देखो 3 हो रहा है कि नहीं, हाँ। इस x को उठा के यहां पे रखे 3 2 जा हो जाएगा, 3 2 जा आपका 6 हो गया, और प्लस आपके पास कितना होगा, y का मान -1 है तो 6 - 1 कितना हो जाएगा 5। तो इस प्रकार से इसके 2 हल आए, x का मान 2 आ रहा है, y का मान -1 आ रहा है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं मान लो यहीं पर पूछता आप लोगों से एक प्रश्न, बहुत सारे लोग इसका उत्तर दें हमें थोड़ा सा। मैंने लिखा है 3x + y, डाउट की स्थिति देखिए आपके सामने क्या बनेगी।
3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। दूसरा आपके सामने क्या लिखा है, x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या लिखा है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। मैं आपसे पूछूं कि अगर यह समीकरण आपको दिया गया है तो इस समीकरण जिसको आप क्या कहेंगे पहले लिख लीजिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अर्थात दो चरों पे आधारित रैखिक समीकरण, दो चरों पर आधारित रैखिक समीकरण, दो चरों पे आधारित रैखिक समीकरण। आपसे मैं पूछ रहा हूं कि बताएं इसके कितने हल संभव हैं, कितने हल संभव हैं, कौन कौन बताएगा, मतलब कितने पेयर ऑफ सॉल्यूशन आर पॉसिबल, हाउ मेनी पेयर ऑफ सॉल्यूशन आर पॉसिबल, कितने सॉल्यूशन पॉसिबल हैं, कितने हल इसके संभव हैं, कौन कौन बता सकता है, इसके कितने जोड़े संभव हैं सॉल्यूशन के, कौन कौन बता सकता है। देखिए मैं आपको इसका एक सिस्टम बता देता हूं। ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखा है, दरअसल इसका नेचर होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इस तरह से बनाया गया है। अब आप यहां पर ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, कभी कभी तो मतलब जैसे इसके सॉल्यूशन की स्थिति आप समझो, सॉल्यूशन की दो स्थिति पहले बनती है, एक नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन जरूरी नहीं हर समीकरण के ही सॉल्यूशन पॉसिबल हो, एक नो सॉल्यूशन होता है। नो सॉल्यूशन देखो ध्यान से कब होता है, जब a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 होगा, मतलब हमें इसको पहले अपने समीकरण को इससे कंपेयर करना होता है। दूसरी तरफ सॉल्यूशन पॉसिबल अगर है, सॉल्यूशन पॉसिबल है तो इसकी भी दो स्थिति होती है, एक सॉल्यूशन होता है यूनिक, अद्वितीय हल इसको कहते हैं, ठीक है, अद्वितीय हल मतलब केवल एक ही जोड़ा सॉल्यूशन का पॉसिबल होता है, और एक इनफाइनाइटली मेनी मतलब अनंत हल संभव होते हैं, अनंत हल संभव होते हैं। तो जैसे आप पहले तो यूनिक समझ लो, यूनिक कितने होते हैं, कैसे होते हैं, यूनिक की स्थिति होती है a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, ठीक है। और इनफाइनाइट मेनी का अगर हमको पता करना है, पता नहीं चेक करना है, तो a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू क्या होता है c1 अपान c2, ठीक है। अब जैसे यह समीकरण जो आपका दिया था, आप चेक करके बताएं कि इसके कितने हल संभव थे, ऐसा भी प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछ सकता था। यही मेरे पास डाउट होता कि क्या यही एक पेयर पॉसिबल था, क्या ये दोनों पेयर नहीं पॉसिबल थे, तब भी तो एक सोल्यूशन का डाउट बनता है कि नहीं बनता है। तो आप यहां पर कंपेयर कर लीजिए, ऐसे लिखिए 3 अपान 1, क्यों 1, क्योंकि इसका कोफिशिएंट, और यहां पर क्या है 1 अपान -1, दे आर नॉट इक्वल। अगर ये बराबर नहीं है तो कहेंगे अद्वितीय हल संभव है, क्या है, अद्वितीय हल संभव है, अर्थात यूनिक सोल्यूशन पॉसिबल है। यहां पर स्थिति ये वाली बन रही है, अर्थात एक ही जोड़ा इसका सोल्यूशन होगा, जो आप लोगों ने देखा है। ऑप्शन किस में डिपेंडेंट है, ऑप्शन ए में है। तो ये ध्यान रखे रहिएगा, कभी कभी हमें डायरेक्ट कंपेयर करके बताना होता है। यूनिक सोल्यूशन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ये जानकारी होना आपके लिए जरूरी है। मैं इस पर कई प्रश्न आपको करा दूंगा, एक मैं सेशन जैसे मैंने कहा ना कि कल मैंने पॉलिनोमियल का दिया था उसका द्विघात का, वैसे मैं एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल भी आपको दूंगा जी। हाँ बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं होता। पूर्ण वर्ग, जिसे आप पूर्ण वर्ग कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर, क्या कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर अर्थात पूर्ण वर्ग। हाँ, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या वह संख्या होती है, या पहले समझो वह संख्या नहीं होती है, नहीं होती है। कौन नहीं होती पता है, जिसके अंत में 2, 3, 7 या 8 आता है, वह पूर्ण वर्ग कभी नहीं होगी। अगर किसी संख्या के अंत में अगर आपको 2 दिखे, 3 दिखे, 7 दिखे, 8 दिखे, तो वह कभी पूर्ण वर्ग नहीं होगी, कभी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अब अगर जैसे इसमें देखा जाए तो यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी, सी ऑप्शन, यह पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अब बचा यहां पर ए और बचा ए, इसमें भी मैंने नोटिस किया कि अंतिम में देखो 2, 5 है, मतलब 25 है। अगर कभी भी अंतिम में 25 होता है तो 25 नहीं, ऐसे देखा करिए, अगर अंतिम में 5 होता है तो 5 का जो दहाई हो 2 होना चाहिए, पूर्ण वर्ग होने की स्थिति बनता है। लेकिन उसके अलावा भी जैसे 5 की केस में ऐसे ध्यान देना चाहिए, जैसे मान लो आपको मैं कह दूं 75 का वर्ग करना है, तो 75 का वर्ग देखो यहां 25 है, तो 7 8 56, इसके आगे 7 के बाद 8 आता, 7 8 56। हमेशा जो संख्या हो ना वो ऐसे रूप में हो,
a इंटू बी और इसका डिफरेंस हमेशा 1 का रहे। जैसे 42-25 पूर्ण वर्ग होगा, 42-25 पूर्ण वर्ग होगा, 90-25 पूर्ण वर्ग होगा। क्यों? 25 तो 25 ही है और यह 9 गुणे 10 है, यह 6 गुणे 7 है। तो अगर यह कोई ऐसे दो नंबर का प्रोडक्ट है जो n इंटू n प्लस 1 के रूप में हो तब तो यह है, अन्यथा नहीं है। लेकिन हमने जब नोटिस किया, यहां पर आप देखेंगे, अगर जैसे आप यहां पर ध्यान से देखिए, हमने कहा जैसे 5 है तो चलो 2 के लिए पॉसिबिलिटी तो बन रही थी, बट अगर ऐसे नोटिस करो तो पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, जो यह ऊपर वाली संख्या है यह पूर्ण वर्ग नहीं है। इसके लिए भी आपको इंड देखना चाहिए। इंड देखने का मतलब जैसे ऐसे चेक करो, अगर किसी संख्या के अंत में 1 है तो या तो जो संख्या जिसका वर्ग हो सकती है उसके अंत में या तो 1 रहेगा या तो 9 रहेगा। अब जैसे संख्या 32,700 समथिंग है तो 32,000 के लिए आप जैसे 36,000 जो होता है पूर्ण वर्ग होता है, 36,000 पूर्ण वर्ग होता है ना, आप सबको पता होगा 36,000 पूर्ण वर्ग होता है। किसका होता है? किसका होता है? 600 का नहीं, 36,000 नहीं, 36,000 पूर्ण वर्ग नहीं होता, सॉरी गलत मैं लिख रहा हूं, 36,000 पूर्ण वर्ग नहीं होता है, ये मैं गलत बोल रहा हूं। यहां पर अगर जैसे हम इस सोचें, यह संख्या जैसे अगर ध्यान से समझिएगा, यह जो आपके पास 32,761 है, अगर यह 40,000 होता, ठीक है, 40,000 होता तो पूर्ण वर्ग की स्थिति बनती, 40,000 पर पूर्ण वर्ग की स्थिति बनती। लेकिन 40,000 होने का मतलब 200 का वर्ग होता। अब 200 से नीचे अगर सोचा जाए तो या तो 181 का वर्ग होता, या तो 191 का वर्ग होता, या तो 189 का वर्ग होता, जो किसी का नहीं है। तो यहां पर यह संख्या भी पूर्ण वर्ग नहीं है, और या तो हम पहले ही कह चुके हैं नहीं पूर्ण वर्ग है। तो इसलिए यहां पर कहेंगे उपर्युक्त में एक से अधिक संख्याएं हैं जो कि किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं होती हैं। पूर्ण वर्ग को लेकर के भी आपको एक पूरा सेशन जैसे मैंने एक कराया भी, अगर आप चैनल पर देखेंगे तो पूर्ण वर्ग की स्थिति आपको मैंने एक, अब यही है कि मतलब डिटेल से हम लोग यहां पर ब्रीफ करने का मतलब एक पूरा सेशन ही लेना। अभी की स्थिति में अगर आपको पहचान करना है तो आप इस प्रक्रिया से पहचान कर सकते हैं जो मैंने जनरल बताया है। यहां पर आप ऐसे डिसाइड कर रहे हो। फिलहाल यहां पर 2 नंबर ऐसे हैं, एक से ज्यादा नंबर ऐसे हैं जो पूर्ण वर्ग की स्थिति में नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। ठीक है, डी राइट सोल्यूशन होगा, सी नहीं होगा। सी तो चलो एक था ही, और भी नंबर पूर्ण वर्ग नहीं हो रहा है, इसलिए डी इस प्रश्न के लिए करेक्ट हल होगा। आप लोग इसको एक बार अच्छे से देख लेना। यह 2 मतलब यहां पर एक से ज्यादा नंबर इसके पूर्ण वर्ग नहीं हो रहे हैं। इसको देखकर बताइए, 1.5x है, 0.04y है, ठीक है, 0.04y है। ये y माइनस एक्स अपान वाई प्लस एक्स का मान पूछा गया है, तो रेशियो डिसाइड कर लीजिए। देखिए फटाफट सब लोग कमेंट करके बताएं, तुरंत देख करके उत्तर। दशमलव देखो यहां पर कितने स्थान पर है, 1 स्थान पर है, यहां पर 2 स्थान पर है, तो आप भी इसको 2 स्थान बना दो भाई। उसके बाद एक 0 बढ़ा दीजिए, 1.5 को 1.50 लिख सकते हैं। अब दशमलव गायब हो जाएगा। अब आपके पास यहां पर 150 है, ठीक है, x इक्वल टू 4y है, इक्वल टू क्या है, 4y है। अब आप चाहे तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, 2 दूना 4, इसको 75 कर दें, मतलब आप x अपान वाई लिख क्या सकते हैं बताएं। x अपान वाई को आप लिख सकते हैं 2/75। ये थोड़ा सा देखने में लग रहा है कि चलो ठीक है, हाँ 2/75 है। जो कर सके प्लीज बताएं, आप x की जगह कितना पुट कर लो 2, और y की जगह पुट कर लो 75। लिखिए y माइनस एक्स मतलब 75 माइनस 2 बटे 75 प्लस 2, 75 प्लस 2 73 होगा बटे 77 होगा। 73 बटे 70 ऑप्शन नंबर कहां पर है, ए है, बी ऑप्शन। 73 77 73 77 इज राइट सोल्यूशन 12th का, एकदम सही है। जो बता रहे हैं अच्छा बता रहे हैं, एकदम सही है, यस। हाँ बिल्कुल करना पड़ता है। दरअसल इसमें क्या होता है कि इसमें ये जो डी ऑप्शन, ये ऑप्शन है ना, इसलिए यहाँ डाउट होता है, इसलिए हम एक ऑप्शन से सही उत्तर नहीं कर सकते हैं। ये कंफ्यूजन का विषय होता है जो यहाँ पर ये पैटर्न बनाया गया परीक्षा का। इसको बता दें आप सभी लोग, 0.204 है, कमेंट कर दीजिए फटाफट सब लोग तेजी के साथ। 42 है, डिवाइड बाई 0.07 है, 3.4 है ना, कमेंट करके बताइए कितना होगा। यहाँ 3 स्थान पे दशमलव है, चेक करा करिए दशमलव के प्रश्नों को। 3 स्थान पर है, 2 1 3 स्थान पर, इसको खत्म करें, इसको खत्म, अब दशमलव गायब हो गया, दशमलव गायब हो गया। 7 छंगे 42 होता है, 7 छंगे 42, 17 दूना 34 होता है, 17 के 17, 17 दूना 34 होता है, 2 छंगे 12, अंदर बना 36, 36 का वर्गमूल 6 होता है, 36 का वर्गमूल 6 होता है, सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन, एकदम सही है। करेक्ट हल आपका 13वें का 6 है, जो आपको सी ऑप्शन में दिख रहा है, एकदम राइट सोल्यूशन है, बिल्कुल अच्छे से देखिए मिलाइए।
एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, अब ये देखिए ओरल बता सकते हैं आप लोग, समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आप सबको पता है इक्वल होती है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई हमको दे रखा है, ऊंचाई का सूत्र होता है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है। लीजिए ऊंचाई, ऊंचाई दिया है 10 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। ऊंचाई दिया है 10 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल आप जो है आपसे पूछा गया है। ऊंचाई का फार्मूला होता है √3/2 इंटू ए बराबर 10। ठीक है, 10 क्या दिया है, ठीक है रहने दीजिए कोई बात नहीं। अब ए बराबर कितना होगा, 10 दूना 20/√3 होगा। एरिया का फार्मूला क्या होता है, ऊंचाई का फार्मूला मैंने बताया, एच बराबर क्या होता है, देखो ध्यान से, एच बराबर √3/2 इंटू ए होता है, और एरिया जो होता है वो आपका √3/4 ए वर्ग होता है। लिख दीजिए आप सभी लोग यहां पर एरिया के लिए √3/4 ए वर्ग। ए वर्ग मतलब 20 का वर्ग, 20 का वर्ग बटे √3 का वर्ग। तो √3 को क्या लिखेंगे बताइए, जैसे अगर हल करते हैं यहां पर √3 रहने देते हैं, और ये आपका 400 होगा बटे आपका 4 होगा गुणे 3 होगा, ए से खत्म हो जाएगा। ठीक है, ए से खत्म हो जाएगा। अब थोड़ा लिखना हमें, जैसे 400 बार होगा ना, जैसे अभी देखो तो 100√3/3 है, लेकिन ऐसा कहीं ऑप्शन में लिखा नहीं है। ऑप्शन भी मैच कराना, वेरीफाई कराना यहाँ थोड़ा सा टफ टास्क होता है। जैसे हम सब जानते हैं कि √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3 होता है। अगर मैं √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दूं, नहीं, आप हाँ कर सकते हो, जैसे आप ऐसे सोचो कि √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, इसको भी कर दें और इसको भी कर दें, ये मिलकर 3 होगा और इसको खत्म कर देगा। तो इसका उत्तर हो गया 100/√3। 100/√3 है, जो कि सी ऑप्शन में आपको दिया है आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा, गलत मत करिए आप लोग। सी ऑप्शन 100/√3 द राइट सोल्यूशन, इस प्रश्न का करेक्ट हल माना जाएगा। तो 14 नंबर नोट कर लीजिएगा, 100/√3 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर इस प्रश्न का करेक्ट हल होगा। आपको हाइट दिया था, हाइट से आपने भुजा निकाला, भुजा से आपने जो फार्मूला होता है √3/4 ए वर्ग का, उससे आपने क्षेत्रफल निकाला। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। इसको बताइए 15 नंबर आप में से जो बता सके हमें, कनेक्ट करिए, जल्दी से उत्तर बताइए फटाफट सब लोग। y का x प्रतिशत अगर 100 है, y का x प्रतिशत आता है ऐसा प्रश्न, ठीक है, बराबर 100, और लिखा है z का y प्रतिशत 200 है। हाँ, इसको थोड़ा ऐसे पहले स्पेस बना लीजिए। लिखा है y का x परसेंट, y का x परसेंट कितना दिया है 100, और दूसरा z का y प्रतिशत अगर दिया है 200। तो आपसे पूछा x और z के बीच क्या संबंध है, ज्ञात करना हम लोगों को। आइए करते हैं। सबसे पहले आप जान लो कि अगर हम परसेंटेज हटाएं, जैसे हम यहां पर परसेंटेज हटाएंगे, ये देखो हटा दिया, चलो हटाने से पहले जो है एक लाइन लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। y गुणे x बटा 100 बराबर 100 लिखा है ना, 100 लिखा है जी, जी जी सही बात है सृष्टि जी। हाँ, z का y बटा 100 बराबर कितना लिखा है 200। तो यहां से आप लिख सकते हो yx बराबर 10,000, लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और दूसरी तरफ हम लिख सकते हैं zy बराबर, इसको जब इससे गुणा करेंगे तो 20,000 हो जाएगा। अब आपसे इसने पूछा क्या है, इसने पूछा x और z के बीच संबंध बता दो क्या होगा, x और z के बीच संबंध क्या होगा। तो बड़े आराम से आप बता सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, बस y बराबर कितना होगा यहां से बताओ, y बराबर हो जाएगा 20,000 बटे z। अब यहां पर जहां y है वहां लिख दो 20,000 बटे z, 20,000 बटे z, x बराबर 10,000 हो गया। तो x बटे z ये जाएगा इधर, तो 10,000 बटे आपका 20,000 होगा, ये खत्म होके एक दूना हो जाएगा, अर्थात हम लिख सकते हैं 2x बराबर z, 2x बराबर z। ठीक है, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया है, 2x बराबर z। ध्यान दे देना कहीं कोई ऐसा ना हो कि जिसमें हम आपको ऐसा मिला के दिखा सके, z इज इक्वल टू 2x। हो सकता है कभी ऐसा ब्रीफ कर दिया हो कि ऐसे लिख दिया हो z/2 इज इक्वल टू x, तो अगर यही लिखा होता z/2 बराबर x, तो हो सकता है दोनों ऑप्शन मैच कर जाता। फिलहाल इसमें बी ऑप्शन इसका उत्तर होगा, बी ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट हल होगा, जो आप लोग देख पा रहे हैं। तो बढ़िया है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, क्लियर हो जाएगा। हम परसेंटेज हटा सकते थे, उस हिसाब से भी जा सकते थे, लेकिन ठीक है एक बार ऐसे इसको ब्रीफ कर लीजिए, क्लियर है। ये इसका अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक पदी है। जैसे देखो
पॉलिनोमियल की बात अगर किया जाए, जिसे बहुपद कहते हैं, पॉलिनोमियल, जिसे आप बहुपद कहते हैं। पहली चीज ध्यान दीजिएगा, बहुपद क्या है, जिसे आप px के फॉर्म में लिखते हैं। px बराबर ax की पावर n, ठीक है, ax की पावर n, सॉरी a0, a1x की पावर n माइनस 1, a1x की पावर n माइनस 1, ऐसे बढ़ता चला जाता है। ठीक है, जैसे अगर आप कह दें किसी भी समीकरण को हम बहुपद कहते हैं, बस बहुपद में एक चीज ध्यान देना होता है, जो घात हो ना तो ऋणात्मक हो, ना तो ऋणात्मक हो, ना ही भिन्नात्मक हो, ना ही भिन्नात्मक हो। और बहुपद देखो आपके एक पदी होते हैं, दो पदी होते हैं, त्रिपदी होते हैं, घात के हिसाब से होते हैं तो आपके लीनियर होते हैं, रैखिक, द्विघाती होते हैं, त्रिघाती होते हैं, द्विघाती, चतुर्थीघाती अर्थात क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक होते हैं। ऐसा समीकरण जिसमें केवल एक पद हो, और एक पद का मतलब ये होता है कि उसके बीच जैसे प्लस माइनस का सिंबल ना लगा हो। जैसे जो 4x स्क्वायर है, एक पदी है, क्या है, एक पदी है। इसकी बात करो द्विपदी है, दो पद हैं इसमें, द्विपदी है। इसकी बात करो त्रिपदी है। तो यहां पर पहला ऑप्शन आपका बहुपद है। ठीक है, बहुपद है, बहुपद के साथ साथ एक पदी भी है। जैसे इसमें कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि कौन सा इसमें बहुपद है, कौन सा नहीं है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो पॉलिनोमियल का शायद सेशन मैंने कराया हो, आपको नहीं कराया हो तो भी मैंने ऑलरेडी करा रखा है 2.0 में भी। लेकिन फिलहाल आप इतना जान लो कि बहुपद के लिए आपको पद को डिफाइन करना, कौन सा पदी है, क्या उसकी घात है, ठीक है, कौन सा बहुपद है, कौन सा नहीं बहुपद है। जैसे कभी आपसे पूछ लिया जाए 5 बहुपद है कि नहीं है, ठीक है, तो आप कह सकते हो यस है, क्योंकि इसको हम 5x की पावर 0 लिख सकते हैं। हमसे कोई पूछे 5/x है, हम कहेंगे नहीं है, क्योंकि हम इसको क्या कहेंगे, 5x की पावर -1 कहेंगे। हमसे कोई पूछे √x, √2x बहुपद है, हम कह देंगे हाँ है, क्योंकि x की पावर 1 है। लेकिन कोई कह दे √x बहुपद है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि x की पावर 1/2 है। इस तरह से बहुपद को ब्रीफ करना जरूरी है। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ लेता है बहुपद को लेकर के, इस पे आप कंफर्टेबल रहिए। आशा करता हूं इतना समझ में आया होगा।